हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इज इट ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई ताकि शुरू करूं मैं। बोलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? बोलो जल्दी से, इज इट ऑडिबल? यस, ओके ओके गुड। तो देखने से लग ही रहा होगा कि क्या हम लोगों को करना है और क्या पढ़ना है। ओके, सो कैपेसिटर, आज हम लोगों का काम है कि फेमिलियर हो जाएं और इंटरेस्ट आए कैपेसिटर में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कैपेसिटर से फेमिलियर हो जाएं, जो बल्कि जल्दी ज़्यादा अच्छा है कि देखने से तो लग ही रहा होगा कि हमें किस तरह की चीज़ें, डिवाइसेस पढ़ने हैं। तो रेडियो में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, आप उसमें देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे होते हैं। ओल्ड सेइंग, कंडेंसर, पुराने टाइम में बहुत पहले कंडेंसर भी कहा जाता था, आज भी फैन वन में तो कंडेंसर ही कहते हैं। सो कैपेसिटर ये जितने भी हैं सब डिस्क कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, बहुत सारे तरह के कैपेसिटर होते हैं, पैरेलल प्लेट, डिस्क टाइप का। सो कैपेसिटर बहुत सारे तरीके, कई तरह के होते हैं। मेनली वैसे 4 में डिवाइड किया गया है। तो वही मैं समझा रहा हूं आपके बिहाइंड क्या है सर, वही मैं समझा रहा हूं कि ये क्या है। तो ये कैपेसिटर्स हैं। तो इससे पहले कि हम लोग कैपेसिटर को पढ़ें, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है? तो हम लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि रियली में हम लोगों को पहले स्टार्ट कर लेते हैं कैपेसिटर। नाम से ही लग रहा है कि कुछ कैपेसिटी टाइप का कुछ चीज होगा ना, कैपेसिटी टू अकोमोडेट द चार्ज और टू स्टोर समथिंग, है ना। तो पहले तो कैपेसिटर को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आज हम लोग का पूरा काम, पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम लोग फेमिलियर होंगे कि रियली में कैपेसिटर का यूज क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और जो हम लोग करने लगेंगे अपने कोर्स में वो रियली में हम लोग करेंगे क्या, है ना, ताकि ज़्यादा आइडिया लग पाए कि रियली में कैपेसिटर, ये जो चैप्टर है वो क्या मीन करता है और क्यों ज़रूरी है। तो कैपेसिटर को डिफाइन करते हैं। इस समय तो दिक्कत है, बन गई है सर। आपकी नेक्स्ट वॉल्यूम बुक मैकेनिक्स की कब आएगी? बन चुकी है, वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बस ये पब्लिकेशन वाला थोड़ा डिले कर रहा है, जो मेरी बुक है। एनीवे, इसको पढ़ लेते हैं यार, बीच में दूसरा चैट नहीं करते हैं। लास्ट में आप लोग कुछ चैट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनीवे, सो राइट डाउन इट जल्दी से। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखिए, मैं फोटो वोटो बना के थोड़ा समझा दूंगा, फिर उसके बाद आज हम लोग थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे। सो लिखिए, कैपेसिटर इज अ डिवाइस, राइट डाउन इट, लिखिए सभी लोग कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स, कैपेसिटर इज अ डिवाइस that stores electrical energy in electric field form. Write down it. Capacitor is a device capacitor is a device that stores electrical energy in electric field form. That stores electrical energy in electric field form. इस चैप्टर में हम लोग इससे थोड़ा आइडिया लगा होगा कि कैपेसिटर क्या होता है।
वो एनर्जी को स्टोर करता है, और इसलिए एनर्जी को स्टोर कर पाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में पूरा एक तरह से कहेंगे कि पूरा पैक हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वॉल्यूम में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए होता है क्योंकि चार्जेस होते हैं, चार्ज इसलिए हो पाता क्योंकि हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं या फिर किसी और तरीके से उसको पॉजिटिवली चार्ज करके दूसरे को अर्थ से कनेक्ट करते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, पर कुल मिला के ये आइडिया लग पा रहा है कि ये चार्ज स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है, और चार्ज स्टोर इसलिए करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करना होता है। इसका मतलब जहां जरूरत होगी, इसका मतलब यही है कि जहां एनर्जी की जरूरत होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की, वहां इस तरह की बातें आएंगी कैपेसिटी और कैपेसिटर की। ठीक है, एक तो ये बात हुई। दूसरा, ये ऐसा क्यों होता है कि सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, रेडियो, टीवी, कैमरा, मोबाइल, जितना भी चीजें आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जितने भी सामान, कंप्यूटर है ना, सब जगह, बाइक, फैन, लाइट, सब जगह आखिर है क्या ट्रांजिस्टर? आखिर क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें एक यूनिफॉर्म सप्लाई चाहिए। कई जगह अचानक एनर्जी ज्यादा चाहिए, कई जगह स्पार्क चाहिए, अलग अलग केसेस हैं, और सब जगह हमें जहां देखो वहीं एनर्जी की बात है। याद करो मैकेनिक्स वाला चैप्टर में कहा था कि दुनिया में वर्क एनर्जी पावर वाले में कि जहां देखो वहीं एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड की बात है। अब भोजन भी करते हैं तो एनर्जी के लिए, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसके थ्रू मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं और मैं दिख पा रहा हूं, तो लाइट एनर्जी है। सो कन्वर्ट कर रहा है जो भी यहाँ पे एलईडी सब बल्ब लगे हुए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके से एनर्जी को डील करना है। कुल मिलाकर जितनी भी चीजें हो रही हैं सब एनर्जी एंड फोर्स, मेनली एनर्जी एंड दैट ट्रांसफर, जो सोर्स होता है वो हम लोग फोर्स की बात करते हैं और वर्क डन की बात करते हैं। तो सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे स्टोर करेंगे? हाँ, तो वही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश में लगा हुआ हूं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे स्टोर करेंगे वो मैं बताया, और अभी बता रहा हूं, फिर से सुन लो। इस चैप्टर में ही हम लोग ये भी देखेंगे कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पे एक पॉइंट चार्ज है और स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट तक स्पेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है। ये देखिए सरप्राइजिंग। अब ये और बात है कि उस एनर्जी को हम लोग यूज न कर पाए, ये और बात है, ये और मुद्दा है, बड़ा पॉइंट है ये कि कहीं पे चार्ज है, जैसे मैं भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बना हूं। प्रोटॉन का अपना फील्ड है, इलेक्ट्रॉन का अपना फील्ड है, और कहीं पे चार्ज है तो उसका अपना फील्ड है। अब जरूरत है, फील्ड है तो एनर्जी है, तो क्या हम यूजेबल है कि नहीं, हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये प्रॉब्लम है। मतलब एनर्जी होना और यूज कर पाना दोनों में अंतर है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो पेन दिख रहा है, mc स्क्वायर के अनुसार, यदि आइंस्टाइन के इक्वेशन के अनुसार mc स्क्वायर से निकालूं, इसके पास मास है, तो इसके पास इतना एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि पूरी दुनिया तबाह कर देगा, जला के राख कर देगा ये। लेकिन क्या सही में हम करवा पाएंगे, यूज कर पाएंगे?
जो हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराया गया था तो यूरेनियम का बहुत छोटा हिस्सा उसके अंदर था और चेन रिएक्शन हुआ था, वो भी बेरियम और क्रिप्टन में कन्वर्ट हुआ था। मास डिफेक्ट जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था, जो मास, वो बहुत ही कम था और उतना डिजास्ट्रस इफेक्ट आया था जो आज भी रेडिएशन से बहुत सारे बच्चे उस इलाके में अपंग पैदा होते हैं। रेडिएशन का इफेक्ट है। और 1945 और कब गिराया गया था आप इमेजिन करिए। तो क्या ये कोई भी चीज, इतनी सी मिट्टी है तो मास है, और मास है तो वो जीता जागता एक बम है, एनर्जी का बंडल है। mc स्क्वायर, m इंटू सी स्क्वायर, 3 इंटू 10 टू पावर 8 का स्क्वायर। हाउ मच एनर्जी कैन बी रिलीज्ड आउट आफ्टर कन्वर्टिंग दैट होल मास इनटू हीट, लाइट। इमेजिन करो। तो हम लोगों को समझना ये है कि क्या यूजेबल है वो, ये जो बात हो रही है। मतलब जितने हम आप हैं वो जीते जागते एक बम चल रहे हैं, कोई भी मास हो, एनीथिंग। लेकिन क्या हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे? नहीं। अच्छा, यदि ऐसे कन्वर्ट करने लगे ना, यदि हो पाए, तो आपको पता है जो एनर्जी क्राइसिस की बात होती है, इलेक्ट्रिकल जो पावर कट होता है, आप लोग गुस्साते भी होंगे कि पावर चला गया, इन्वर्टर खरीदना है, नहीं खरीदा गया। इतनी एनर्जी ये जो दिख रही है, सैकड़ों साल तक ये पेन यदि पूरा कन्वर्ट हो जाए एनर्जी में, सैकड़ों साल तक पूरे इंडिया को एनर्जी दिया जा सकता है, सैकड़ों साल तक बिना पावर कट के। ये सुन के भी बड़ा मजा आ रहा होगा। अच्छा, ये बात। तो एनीवे, तो इसमें क्या है, इसमें इस तरह की एनर्जी स्टोर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे? चार्ज से, ताकि हम उसको इसको यूज कर पाते हैं अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। अब आइडिया थोड़ा थोड़ा लग रहा है कैपेसिटर चैप्टर क्यों जरूरी है। एनीवे, सो कैपेसिटर लिख लिए कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म। आगे ऐड करते हैं, थोड़ा और आगे ऐड करते हैं। दिस इज मेड अप ऑफ, राइट डाउन, दिस इज मेड अप ऑफ 2 conductors separated by some distance. Write down it. This is made up of, write down, this is made up of 2 conductors separated by some distance, generally insulating medium. This is separated by, this is made up of, this is made up of 2 conductors. This is made up of 2 conductors this is made up of 2 conductors separated by some distance, generally insulating medium. Generally insulating medium, जनरली इंसुलेटिंग मीडियम। मतलब वो चार्ज यदि अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कैपेसिटर में 2 कंडक्टर का होना जरूरी है? तो इसका आंसर है हाँ, 2 कंडक्टर का होना जरूरी है। कैसे? ये देखिए कैसे। ये रहा 2 कंडक्टर, ये रहा 2 कंडक्टर, ठीक है। और 2 कंडक्टर का होना ही जरूरी नहीं है, प्लस Q और माइनस Q ये भी होना जरूरी है।
ये भी देखने को यही मिलेगा भी। हम लोग कैपेसिटर तब ट्रीट करेंगे जब दो कंडक्टर हो। मैं जानबूझ के अजीब सा शेप बना दिया हूं क्योंकि हम लोग मेनली 3 तरह का शेप में पढ़ेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चाहे वो रेक्टेंगुलर प्लेट हो, चाहे स्क्वायर प्लेट हो, चाहे सर्कुलर प्लेट हो, चाहे कैसा भी हो, पैरेलल प्लेट हो, स्फेरिकल होगा, सिलिंड्रिकल होगा। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 1, स्फेरिकल कैपेसिटर 2 और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर 3। याद करो पढ़े हैं कि नहीं हम लोग? कहा था ना कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो सब आने वाला है। तो जो कुछ भी पढ़े हैं सारी चीजें हम लोग बात करेंगे और अच्छे से तभी समझ में आती जब हम लोग उसको भी अच्छे से समझे होते, है ना? उसको भी हम लोग अच्छे से समझे होते। तो अच्छे से समझ चुके हैं और अब हम लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए तो दो कंडक्टर का होना बहुत जरूरी है और दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होना और अपोजिट साइन का होना जरूरी है, जो जनरली होता है। तभी हम लोग कैपेसिटेंस निकाल पाएंगे। नहीं तो अच्छा आप कहेंगे कि सर यदि ये बराबर मैग्नीट्यूड का नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है? यदि अपोजिट साइन का नहीं हुआ, सेम साइन का हुआ तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है, सिंपल। भाई आप जब कहेंगे कि सर +Q1 +Q2 तब क्या दिक्कत है? आप कहेंगे +Q1 -Q2 तब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोग तब कैपेसिटेंस की बात नहीं करेंगे ना, और ये नहीं कहेंगे कैपेसिटर है। अच्छा है कैपेसिटेंस निकाल भी लेंगे पर उसको वैसे यूज की बात नहीं करेंगे जैसे कैपेसिटर होता है। एक बात वो हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर होगा एक तो ये। दूसरी बात कि कैपेसिटर कब ट्रीट करेंगे और कैपेसिटेंस कब कहेंगे, एक तो ये बात हो गई। दूसरा अरेंजमेंट जरा देखिए इसका, ये देखिए अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट देखिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए। आप लोगों को पॉइंट याद है? परपेंडिकुलर निकलता है, परपेंडिकुलर टर्मिनेट होता है, याद है? आ रहा है? बोलिए। नॉर्मली निकलता है, नॉर्मली टर्मिनेट होता है। ये देखिए नॉर्मली निकलता है, नॉर्मली टर्मिनेट होता है। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों अब बताओ कि हम लोग उतना जो टाइम दिए थे सही था कि नहीं? बताओ, तुम लोग खुद ही डिसाइड करो। और यदि ये कंडक्टर है तो अंदर में E0 होगा, ये भी आपको पता है। बोलिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह का दो शेप का, मैं जनरल बनाया हूं, किसी भी दो कंडक्टर हो, कुछ सेपरेशन हो, जनरली इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेशन हो, तो हम लोग कहते हैं कि ये कैपेसिटर है। और यदि इसको हम लोग और थोड़ा डिफाइन करें कैपेसिटेंस के नाम पर तो कहेंगे कैपेसिटी टू अकोमोडेट द चार्ज और कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना? दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि मैं कैपेसिटर को डिफाइन कर चुका हूं। एक ये बात आगे हम लोग देखेंगे, निकालेंगे भी। लेकिन क्या ये आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद की बात है? बोलिए। एक तो ये बात हुई, है ना? दूसरी बात अब हम लोगों को ये समझने की कोशिश करनी है कि यदि कैपेसिटर में
दो कंडक्टर होते हैं और सेपरेशन होता है, उस पे सेम चार्ज होते हैं, अपोजिट साइन होते हैं। तो ठीक है, ये होते हैं तो कहां से होते हैं और क्यों जरूरी है? क्वेश्चन ये है कि ये होते हैं तो कहां से होते हैं और क्यों जरूरी है? दो चीजें, दो बातें हो रही हैं। तो कैसे होते हैं तो वो मैं बता देता हूं। ये हमेशा बैटरी से चार्ज किए जाते हैं, किसी सोर्स से ये चार्ज किए जाते हैं, तो और उठा के यहां से यहां भेजा जाता है चार्ज। यहां से बैटरी उठा के यहां भेजता है और ये चार्जिंग होता है। जितना इस पे माइनस होता है उतना ही इस पे प्लस होता है। जनरली यही होता है। स्पेशली कुछ और हो जाए अलग बात है, रब करके ऐसे कर दीजिए तो अलग बात है, लेकिन जनरली बैटरी से होता है। दूसरा, होता क्यों है बता चुका हूं, फिर से याद दिला रहा हूं आपको। होता इसलिए है क्योंकि जब हम कहीं पे अचानक स्पार्किंग की जरूरत पड़े, अचानक आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़े, जैसे आप देखे होंगे, हमें याद है कि ट्रेन में बहुत पहले, अब तो चीजें इतनी एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी की, अब मुश्किल होता है। इतने तरह के कंडेंसर, कैपेसिटर, इतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब जरूरत नहीं होता। लेकिन छोटे पे हमें याद है कि बड़ी मुश्किल से वैसे ट्रेन में बैठते थे, लेकिन फैन जब चलाते थे वो चलता नहीं था, ऐसे करना पड़ता था। फैन को जब ऐसे करते थे ना तब चलता था। कहा जाता था कि कंडेंसर पावरफुल नहीं है। चाहे घर में जो फैन चलाते हो कहते हैं कि कंडेंसर खराब हो गया है, वो सही नहीं है, ऐसे ऐसे कर दोगे, हिला दोगे तो हो सकता है चलने भी लगे। इसका मतलब शुरू में हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमें फ्रिक्शनल जो टॉर्क है, फ्रिक्शन का होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको ओवरकम करने के लिए, जैम लगा हो, चाहे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो, उसको ओवरकम करने के लिए ज्यादा टॉर्क की जरूरत है जो मोटर दे नहीं पाता। कंडेंसर वही काम करता है, शुरू में ज्यादा एनर्जी सप्लाई करके ज्यादा टॉर्क लगा के उसको स्टार्ट कर देता है और फिर उसके बाद मोटर अपना काम करता रहता है। ये जहां जहां जरूरत होगी, चाहे वो कंप्यूटर में कुछ स्टार्ट की बात हो, चाहे बाइक में स्पार्क की बात हो, चाहे लाइट में कहीं कुछ जलने की बात हो, ट्यूब लाइट में देखे होंगे ऐसे चक 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 करके फिर उसके बाद जलता होगा। कहीं पे भी जहां जरूरत होगी, शुरू में एनर्जी ज्यादा की जरूरत हो, वहां कंडेंसर, कहते हैं कंडेंसर की जरूरत है, जिसे अब कैपेसिटर ही कहा जाता है। वो पुराने जमाने में पहले कहा जाता है। अभी आज भी जो मैकेनिक होते हैं, इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं, आज भी कंडेंसर ही बोलते हैं फैन वैन में, तो हालांकि वो कैपेसिटर होता है। तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा है कि रियली में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चलिए अब हम लोगों का काम है, शुरू करें हम लोग कि प्रैक्टिकल यूजेस देखें। आज का लेक्चर याद है ना, हम लोग इस चैप्टर से फेमिलियर होंगे। मेरा ये मानना है कि जब तक आपका इंटरेस्ट डेवलप ना हो, जब तक उसका प्रैक्टिकल यूज पता ना हो, रियल लाइफ में उसका एडवांटेज पता ना हो, तो पागल की तरह फार्मूला पढ़ने से कभी भी क्वेश्चन नहीं होते। खासकर पैसेज वाले, यूनिक सिचुएशन वाले, यूनिक केसेस वाले, रिलेशन वाले। हो सकता है आप मैथमेटिकली चीजों को सॉल्व कर लें, हो सकता है, लेकिन फिजिक्स उतना ही तक सीमित नहीं है जितना तुम मैथमेटिकली दिए गए रिलेशन को तुम कैलकुलेट करके और बता देते हो। फिजिक्स उतना ही नहीं होता, ठीक है। तो हाँ, कंडेंसर भी एनर्जी स्टोर करता है और वो अचानक देता है जल्दी से, ताकि वो टॉर्क को ओवरकम करे, है ना। चाहे कहीं पे स्पार्क की जरूरत है, कहीं पे कुछ भी जरूरत है, जहां जहां जरूरत है। आपको कहिए तो याद दिला देता हूं। अभी चलिए इसको देख लेते हैं। वो जो मैं बनाया हूं आपके लिए, स्लाइड बनाया हूं, उसको देख लेते हैं। फिर असली चीजें शुरू करिए प्लीज। असली चीजें यही है यार। ये कौन है? आलोक कुमार, गधे, यही असली चीज है।
यही असली चीज है, दूसरी असली चीज नहीं होती, ठीक है। पहले तो तुम ये जानो। तुम लोगों को वो दिखा देता हूं। टॉर्क यार रोटेशनल में होता है भाई। कहाँ गया यार, रुको मैं फिर से लगाता हूं। चलो देखो, टॉर्क यार उसमें होता है। एनीवे, पहले तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कैपेसिटर, हमें याद है कि गांव में तो केवल वही सोर्स होता था हम लोगों के पास में, रेडियो, क्योंकि टीवी नहीं था, न्यूज़पेपर गांव में नहीं आता था, तो रेडियो पे लोग मतलब स्टक कर जाते थे न्यूज़ सुनने के लिए या कुछ गाने सुनने के लिए। और जब रेडियो खोला जाता था तो बड़ा बड़ा गजब का, उसमें खूब छोटे छोटे ये सब चीज़ें लगी होती हैं, कीड़े मकोड़े की तरह पूरा भरा रहता था। मैं ये सोचता था कि इसमें ये सब है क्या, मैं ये सोचता था कि ये सब है क्या, उसमें छोटे छोटे खूब कीड़े मकोड़े की तरह पूरा भरा रहता था, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब हमको पता चलता है कि वो सब क्या हुआ करता था, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट है, आप लोग भी कई चीज खोलिएगा तो आपको देखिएगा कि जितने भी छोटे छोटे पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो लगे होते हैं, उसमें से कई चीजें इस तरह की दिख रही होंगी, तो समझ जाइएगा कि वो कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, अश्विन बाजा बोलते थे, बिल्कुल, हाँ, रेडियो ट्रांजिस्टर। एक और चीज ये देखो, जो मैं बता रहा था, डिस्क कैपेसिटर को हम लोग ऐसे या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इस तरह से दिखाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, जिसे पोलराइज्ड कैपेसिटर बोलते हैं, पोलराइज ऐसे देखो इस तरह से दिखाते हैं। नॉन पोलराइज को ऐसे दिखाते हैं। वेरिएबल, ऐसे एरो लगा हुआ है तो इसे हम लोग वेरिएबल कैपेसिटर दिखाते हैं। और ये है ट्रिमर कैपेसिटर, है ना। तो आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटर किस तरह के होते हैं। यही मैं बता रहा था कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आप देखेंगे तो इसी तरह की चीजें बनी होती हैं। और हाँ, मदरबोर्ड पे और ये सब लगा होता है, आप देखेंगे तो। दूसरा, नेक्स्ट, आप जब देखेंगे ना, जो अभी देखे थे कि सिलिंड्रिकल जो कैपेसिटर था, उसके अंदर में जो मैं बताया था कि दो कंपोनेंट होते हैं, तो इसका मतलब जरूर एक ऐसे होगा और एक अंदर होगा। एक अंदर मेटल होगा, कंडक्टर होगा, एक बाहर होगा, और उसके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। एक निगेटिव चार्ज कनेक्शन होगा, एक पॉजिटिव चार्ज कनेक्शन होगा। देखो, निगेटिव चार्ज कनेक्शन बाहर है, पॉजिटिव चार्ज कनेक्शन अंदर है, और उसके बीच में जो गैप है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटिंग मटेरियल से भरे रहते हैं। वो दोनों प्लेट्स होते हैं, जो ये दोनों होते हैं, और एल्यूमिनियम कैसे, और प्लास्टिक इंसुलेशन होता है ऊपर से। आप लोग देखेंगे ऊपर से इंसुलेशन होता है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि जो मैं फोटो दिखाया था उसके अंदर में क्या चीज होता है ना। दो सिलिंड्रिकल प्लेट्स होंगे, सिलिंड्रिकल कंडक्टर, और उनके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल। ये देखो, जो मैं बात कर रहा था
इस तरह के बोर्ड होते हैं, उसमें खूब लगे होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स लगे होते हैं। और आप देखो पावर ऑफ जो एलईडी होता है वो किस तरह से स्लोली फेड अप होता है। वो देखो जब हम इसे कनेक्ट करते हैं ना, जब हम इसे कनेक्ट करते हैं तो ये जो कैपेसिटर है इसे एनर्जी मिल जाती है, मिल गई, चार्ज हो गया। जैसे ही हटाते हैं ये देखो धीरे धीरे गायब होता है। ये मतलब क्यों धीरे धीरे गायब होता है? क्योंकि जब हम इसे कनेक्ट करते हैं, बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी जब कनेक्ट करते हैं तो इसमें चार्ज आ जाता होगा ना, और ये जलने भी लगता होगा। लेकिन जब हम इसे हटा देंगे, जब हम इसे हटा देते हैं तो ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है ना। ये कैसे डिस्चार्ज होता है? धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। मतलब कनेक्शन हटा देने के बाद तो हमको ये लगता है कि इसे बंद हो जाना चाहिए, लेकिन उसे बंद नहीं होता, क्योंकि इसके पास एनर्जी होती है, वो अभी लाइट में कन्वर्ट होता है। ये छोटा सा एग्जांपल है जो एक बोर्ड में लगा रहता है, और देख सकते हैं कि किस तरीके से कैपेसिटर में चार्ज के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, एनीवेयर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज एनर्जी, पॉइंट है। फील्ड है तो एनर्जी है, देखेंगे बाद में। तो ये किस तरीके से जल गया, हट जाने के बाद भी फेड अप हो रहा है धीरे धीरे। एक तो ये है। दूसरा जो उसका सर्किट है जो अभी समझा रहा था, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब हम लोग इसको ऑन करते हैं, बैटरी को ऑन करते हैं ऐसे, तो किस तरह से एनर्जी स्टोर होता है। बैटरी ऑन करना मतलब सर्किट क्लोज करना ना, ठीक है। तो ये देखो ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, ऐसे किए तो कैपेसिटर देखो चार्ज हो गया, एनर्जी इसमें आ गई। अब हटा भी दोगे तो ये डिस्चार्ज यहां से होता है। देखो जब ये किए तो ये जल गया, यहां पे ये देखो जल जाएगा। जब इसमें क्लोज करेंगे तो, जब इसको बंद करेंगे तो चार्ज होगा। फिर जब इसको ओपन कर देंगे और इसको क्लोज करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट होती है, इसकी डिस्चार्जिंग यहां से होती है। दिस इज एलईडी बल्ब। अच्छा, यदि आप ये कहेंगे कि ये दोनों, यदि ये और ये दोनों यदि क्लोज हो, आप ये करें कि यदि ये भी क्लोज हो और ये भी क्लोज हो, तो तब हम ये हमेशा लगातार जलता रहेगा। क्वेश्चन क्या सुनिए, ये कह रहे हैं कि ये भी क्लोज हो, ये भी क्लोज हो। ये तो मैं बस बता रहा था कि किस तरीके से बिना बैटरी के भी जल रहा था ये ना, ये मैं बता रहा था। यदि ये भी क्लोज हो, ये भी क्लोज हो, तो करंट यहां से जाएगा और यहां से आएगा, यहां से जाएगा, यहां से आएगा, यहां से जाएगा, और ये इसमें एनर्जी स्टोर रहेगा। माइंड इट, अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन पूछे हो। यदि दोनों क्लोज कर दिया जाए तो इसमें एनर्जी भी भरी रहेगी और करंट ऐसे जाएगा, इधर से तो नहीं जा पाएगा क्योंकि डिस्कनेक्शन होता है, आपको पता ही है, याद करो। यहां से आएगा, यहां से ये जा रहा होगा, यहां से आ रहा होगा, यहां से जा रहा होगा, यहां से आ रहा होगा, इधर से तो नहीं जा पाएगा। लेकिन एक चीज है, एक चीज ध्यान रखो, जब ये जल रहा होगा लगातार, ये जल रहा होगा लगातार, यदि केवल इसको ऑफ कर दो तो जो इसमें एनर्जी भरी हुई है ना, वो अभी इसको जलाए रखेगी, ये धीरे धीरे डिम होगा। मेरे समझ में आ रहा है? मैं तुम लोग मेरी बातें समझ में आ रही हैं? बोलो। अच्छा, चलिए तो देख सकते हैं कि किस तरह से कैपेसिटर का यूज होता है। ओके, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो दिख रहा है आपके सामने, ये है इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। इसे बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन, और इसका बहुत बड़े यूज पे टेली कम्युनिकेशन में यूज होता है। इसका बहुत बड़े स्तर पे टेली कम्युनिकेशन में यूज होता है। आप कभी कभी सरप्राइज करते होंगे कि इस नंबर पे हम लोग कॉल करते हैं तो उसी के पास बातें क्यों पहुंचती हैं, दूसरे के पास क्यों नहीं पहुंचती हैं। सोचते होंगे
कि मेरा मोबाइल नंबर ये है, तो ये मोबाइल नंबर उसी के पास क्यों पहुंचता है जब उसको कॉल करते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है? चाहे स्टेशन रेडियो में हम लोग इधर उधर करके सेट करते हैं, तो ये बनारस स्टेशन क्यों पकड़ता है? जो FM बैंड होता है, आप लोग गाना भी सुने होंगे, तो आखिर उसी पर क्यों पकड़ता है? और ये कोई रडार या कोई भी चीज उसी को क्यों पकड़ता है? वो मॉड्यूलेशन, वो टेलीकम्युनिकेशन, ये सब पर्टिकुलर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को क्यों पकड़ लेता है? रीजन आपके सामने है। हम लोग LC ऑसिलेशन के फ्रीक्वेंसी को सेट करके हम लोग ये बात कर पाते हैं कि ये पर्टिकुलर ही चीजें रिसीव करे। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बिना बैटरी के यदि इसको चार्ज कर दिया जाए, मान लो इधर बैटरी लगा के, मान लो यहाँ पे कनेक्शन ओपन हो, एक ठो मान लो यहाँ पे स्विच, इमेजिन करो स्विच है, तो अभी सर्किट क्लोज नहीं है, इसको बैटरी से जोड़ के इसको चार्ज कर लो, अब फिर बैटरी को हटा लो, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको चार्ज कर लो और बैटरी को हटा लो। अभी ये कनेक्शन तो है नहीं, कहा था कि यहाँ पे कट है। अच्छा, अब बैटरी को हटा लो, इस पे चार्ज है, प्लस क्यू है और माइनस क्यू है। अब इसको क्लोज कर दो। आप सरप्राइज करेंगे, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल, ये ऑसिलेट करता है और इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, इसका अपना टाइम पीरियड होता है। IIT में पैसेज के नाम पर और बहुत सारे मोर देन वन करेक्ट के नाम पे खूब क्वेश्चन आ चुके हैं। दिस इज कॉल्ड LC ऑसिलेशन। दिस इज कॉल्ड LC ऑसिलेशन। जब इसमें देखोगे इसमें एनर्जी बढ़ रही है तो इसमें एनर्जी घट रही है, इसकी पूरी एनर्जी इसमें आ गई, धीरे धीरे पूरी एनर्जी इसमें आ गई, फिर इसकी पूरी एनर्जी इसमें आ गई। जो इसमें एनर्जी होती है वो मैग्नेटिक एनर्जी होती है, और इसमें जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है, ये मैग्नेटिक के फॉर्म में है, और दोनों का सम हमेशा सेम होता है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एनीवेयर इफ दिस इज आइडियल एंड दिस इज आइडियल एंड वायर्स आर आइडियल। यदि ऐसा है तो इसका मतलब एग्जांपल लूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। माना कि इस सिस्टम का शुरू में इसके पास 100 जूल है, ये 100 जूल कम होता रहता है और इसमें आता रहता है, करंट बढ़ता रहता है, इसमें आता रहता है, ये वाला कम होता रहता है, इसकी डिस्चार्जिंग होती है। ये कम होता रहता है, मान लो 90 जूल हो गया घट के, तो 10 जूल इसमें रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। मान लो 60 जूल हो गया तो इसमें 40 जूल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। मान लो इसमें 50 जूल हो गया तो इसमें 50 जूल, ये वो मोमेंट है जब दोनों बराबर शेयर कर रहे हैं, क्योंकि 100 जूल ही रहना है। ये 20 जूल हो गया तो इसमें 80 जूल होगा, ये 5 जूल होगा तो इसमें 95 जूल होगा, और इसमें 0 जूल होगा तो इसमें 100 जूल होगा। माइनस नहीं हो सकता, ये नहीं कि इसमें -5 जूल है, इसमें 105 जूल है। 0 जूल, देखो 0, देखो ये 0, ये बीच में आया था इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बीच में देखो, और इसमें 100 जूल, और फिर उल्टा शुरू हो जाएगा, यही चलता रहेगा। ये क्वेश्चन है, ये कब तक ऑसिलेट करेगा? तो इसका आंसर है ये हमेशा के लिए ऑसिलेट करेगा। ये शोएब अख्तर, शोएब मोहम्मद, ये हमेशा ऑसिलेट करेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि क्या सर, ये सोचने में बड़ा अजीब लग रहा है, क्या सही में हमेशा करेगा? तो सच्चाई ये है कि दुनिया में चीजें आइडियल नहीं होती। इसका भी रेजिस्टेंस भले ही बहुत कम सही पर होता तो है, वायर का भी होता तो है रेजिस्टेंस, है ना? तो इनका एनर्जी लॉस होता है हीट के फॉर्म में, क्योंकि ये सब रेजिस्टेंस वायर और ये सब, तो धीरे धीरे हो सकता है कि कई दिनों बाद, कई महीनों बाद धीरे धीरे खत्म हो जाए। लेकिन यदि आइडियल रहता तो ये फॉरएवर टाइम के लिए हमेशा ये होता रहता। ठीक है, हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो बताओ इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं? ऑसिलेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ एनर्जी।
इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी और आज ही नहीं पढ़ना है, ये मैं बस बता रहा हूं कि कैपेसिटर यूज करते कैसे हैं, ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे, ये देखिए जो मैं अभी बता रहा था उसी की बात फिर से रिलेट कर रहा हूं। देखिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसका इसी तरह का वेरिएशन होता है। काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, है ना। काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल एंड सो ऑन। जिस तरीके से इसका अपना टाइम पीरियड होता है और पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल होता है, वैसे ही यहां पर मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक होता है। एग्जैक्टली सेम रिजोनेंस टैंक बोलते हैं इसको, जो एलसी ऑसिलेशन का एक पार्ट होता है ना। तो इस तरह का रिजोनेंस में होता है ऐसे, और ये समझने की जरूरत है ताकि आप चीजों को ज्यादा अच्छे से और समझ पाएं। अच्छा इमेजिन करो कि एक कैपेसिटर है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पे भी आप सोच सकते हैं। एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया। अच्छा इससे आइडिया लगाओ कि कैपेसिटर होते कैसे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बल्कि देख लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे होते हैं, ठीक है। भले ही हम लाइन दो ठो ऐसे खींच देंगे, दो लाइन हम ऐसे जब खींचेंगे तो दो लाइन ऐसे होते हैं, ये प्लेट ऐसे होते हैं। ये समझने की कोशिश करो, हम दो लाइन बस खींच दिया करेंगे ऐसे, ये बहुत जरूरी है। तो क्या यदि क्वेश्चन बनाया जाए तो ऐसे बनाया जा सकता है कि एक बैटरी से चार्ज कर दिया गया कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस वायर जोड़ दिया गया, रेजिस्टेंस है ये वायर। तो किस तरीके से डिस्चार्जिंग होगा आपके सामने है। दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज एट लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज इज एट हाई पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज प्लेट इज एट लो पोटेंशियल। यदि हम लोग किसी वायर से, रेजिस्टिव वायर से जोड़ दें तो इसकी डिस्चार्जिंग देखो कैसे शुरू होती है, देखो कम होता जा रहा है और थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो जाएगा। कितनी एनर्जी खत्म हो जाएगी। और हाँ यही मैं बोल रहा हूं कि यदि हम लोग रेजिस्टिव वायर, अच्छा यदि हम लोग कंडक्टिंग वायर जोड़ देंगे, प्योर कंडक्टर जोड़ देंगे तो स्पार्क हो जाएगा, अचानक ये जल जाएगा, हीट एनर्जी निकलेगी, स्पार्क होने लगेगा। वो नहीं, रेजिस्टिव वायर जोड़ोगे तो धीरे धीरे एनर्जी इसकी खत्म होगी, चार्ज खत्म होगा, डिस्चार्ज होगा, प्लस माइनस मिल जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनता है। ये मैं बस फोटो आज दिखा दे रहा हूं क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सोचेंगे तो आपके पास आइडिया रहे कि अच्छा इसी तरह की बातें होती हैं, है ना। नेक्स्ट ये देखिए, जो किस तरीके से कैपेसिटर की बातें होती हैं वो आपके सामने है। ये है जब इग्निशन के लिए यूज करते हैं, वहां पे चाहे जब हम लोग बात करते हैं कहीं पे लाइट के लिए, है ना, उसके लिए भी जरूरत होता है। या फिर एनर्जी स्टोर करके हम लोग सब्सक्राइब इस चैनल को जो हम लोग सीरीज चलाते हैं उसको आप वो सब्सक्राइब के लिए बना दिया है। सो वोल्टेज फ्लक्चुएशन के नाम पे भी हम लोग पावर सप्लाई को कांस्टेंट के नाम पे भी करते हैं। इसको कहीं पे स्पार्क बाई को कहीं पे कुछ करने के लिए वहां पे करते हैं। आपको पता, आपको हम लोग ये भी करते हैं कि यदि जब जरूरत पड़ता है तो हम लोग मॉड्यूलेशन के लिए, एलसी ऑसिलेशन के लिए, फ्रीक्वेंसी टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जनरेट करने के लिए। तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं। कैपेसिटर कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन इट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल्स एंड सो ऑन। तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये इग्निशन के लिए आप लोग देखें कि इलेक्ट्रिकल किस तरह का फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, वहां भी हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें मैं ट्राई किया हूं कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके के अलग अलग। वीडियो बहुत फास्ट है, रोक दें क्या?
हालांकि इसमें बहुत कुछ था नहीं, मैं जो एक्सप्लेन किया हूं वही चीजें हैं ना। इसमें वीडियो थोड़ा फास्ट है, सही बोल रहे हो, लेकिन ये है कि बस वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखे होगे जनरेट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, एलसी ऑसिलेशन और क्या क्या आप लोगों को बताया था। तो जो चीजें बताया हूं उसी को मैं ऐसा थोड़ा डायनामिक स्टेट में वीडियो फॉर्म में दिखा रहा हूं, क्योंकि बाकी तो जीआईएफ की तरह था। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, फाइन। तो हमें लगता है कि आप लोगों को आज की चीजें समझ में आई होंगी, और हम लोगों को अब बात करना है इसकी। फिर से मैं वहीं लौट आया जो मैं आपको पढ़ा रहा था। तो हम लोगों को अब कुल मिलाकर ये करना है कि हम लोगों को समझने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से कैपेसिटर को यूज किया जाता है, और हमारे चैप्टर में किस तरह के कैपेसिटर्स दिखेंगे, मिलेंगे। आप देखे थे कि मैं बताया भी था कि फिक्स्ड कैपेसिटर होते हैं, पोलराइज होते हैं, नॉन पोलराइज होते हैं, ट्रिमर और क्या क्या बहुत सारे। तो कुल मिलाकर ये है कि हम लोगों के कोर्स में तो इस चारों तरह के कैपेसिटर्स तो नहीं आएंगे कि पोलराइज्ड, नॉन पोलराइज्ड, फिक्स्ड एंड दिस एंड दैट, बल्कि ऐसे आएगा कि हमारे कोर्स में फिक्स्ड कैपेसिटर होंगे, ऐसे नॉन पोलराइज और फिक्स्ड ऐसे, और उस पे बैटरी का अपना चार्ज लेन देन होगा, बैटरी जोड़ेंगे, एनर्जी स्टोर होगा। अब हम लोग को ये देखना है। सो कैपेसिटर में एक बड़ा टर्म आता है कैपेसिटेंस। बड़ा टर्म क्या आता है? कैपेसिटेंस आता है। अब क्वेश्चन है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, बड़ा पॉइंट है ना। सो एनीवे, कैपेसिटेंस क्या होता है, ये एक बड़ा पॉइंट है। सो कैपेसिटेंस इज कैपेसिटी टू अकोमोडेट द चार्ज। कैपेसिटी, तो सभी लोग बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे ना। कैपेसिटेंस, सो कैपेसिटेंस लिखो, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। जल्दी से लिखो, तो लिखो जल्दी से। आप लोग सभी लोग लिखिए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, जल्दी लिखो। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, उसके आगे लिखिए कि कैपेसिटेंस होता क्या है। कैपेसिटी टू अकोमोडेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज, दोनों एक ही तरह की बात है। चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर किया है, और यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर किया है तो जरूर चार्ज होगा, तभी किया होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में उसे एनर्जी स्टोर करना है। सो कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, capacity to store electrical energy, capacity to store electrical energy, और capacity to accommodate the charge। ओके, दोनों सिमिलर चीजें हैं, अभी हम लोग इक्वेशन से पता चल जाएगा। इट इज रेशियो ऑफ charge on capacitor and potential difference of between the conductors, between two terminals of capacitor। capacity to store electrical energy और कैपेसिटी टू अकोमोडेट द चार्ज। आगे है इट इज रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। इट इज रेशियो ऑफ
इट इज रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड अभी आएगा कंडक्टर को कैपेसिटर की तरह ट्रीट करेंगे कि नहीं, अभी आएगा ना। इट इज रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर या बिटवीन टू कंडक्टर्स, एक ही बात है। ठीक है, अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा ना, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि मैं क्या बता रहा हूं। देखो तो जरा, पहले तो ये जानो कि ये जो पोटेंशियल है ना, ये V प्लस पोटेंशियल है और ये V माइनस पोटेंशियल है। V प्लस V माइनस, और ये V प्लस पोटेंशियल सरफेस पे हर जगह, कंडक्टर है ना, याद है 5 पॉइंट आप लोगों को, ये सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम है और अंदर में भी सब जगह सेम है। और यहाँ पे V माइनस सरफेस पे हर जगह सेम है और अंदर में भी सब जगह सेम है, पोटेंशियल सब जगह सेम होता है। लेकिन इन दोनों में इसका कितना पोटेंशियल है, इसका कितना पोटेंशियल है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं बता पाएगा। बड़े बड़े पॉइंट सुन लो। यू कैन नॉट फाइंड आउट व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ दिस मेटल और दिस मेटल। क्यों? क्योंकि ये अजीब से शेप के हैं, ये अजीब से शेप के हैं, आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। और एक और रीजन है, यहाँ का पोटेंशियल पर इसका भी प्रभाव है और वहाँ के पोटेंशियल पे इस चार्ज का भी प्रभाव है। तो हम लोग ये तो नहीं बता पाएंगे कि रियली में इनका कितना पोटेंशियल है, ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि इसका कितना पोटेंशियल है, और ना ही हम लोग ये निकाल पाएंगे कि इसका कितना पोटेंशियल है। अब कहोगे कि सर स्फेयर में कहीं भी नहीं निकाल पाएंगे, तो नहीं, तब हम लोग स्फेयर में निकाल लेंगे। सिलिंड्रिकल में तो देखेंगे फिर नहीं निकाल पाएंगे। पैरेलल प्लेट में तो हम लोग देखेंगे नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन स्फेयर में निकाल लेंगे। स्फेयर में तो आप कहेंगे सर स्फेयर में निकाल लेंगे तो इसमें क्यों नहीं? रीजन इसलिए क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है। किसी जगह पोटेंशियल निकालने के लिए जो चार्ज का अरेंजमेंट बड़ा खतरनाक है, हमारे पास फार्मूला है K/dq/r, कहीं भी निकाल नहीं पाएंगे। और स्फेयर में हमारे पास सेंटर पे निकालने का एक तरीका होता है, डिस्टेंस सेम होता है, ये रीजन है। बड़े बड़े पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं ना, पूरा एज ए होल समझने की कोशिश करो, हल्का फुल्का नहीं। हल्के फुल्के से तो कुछ नहीं होगा, एडवांस तो कम से कम नहीं होगा। और यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो जेईई मेन में पूरा क्वेश्चन, पीएमटी में पूरा क्वेश्चन सारा करोगे। ये है दूसरा पॉइंट, ये हायर पोटेंशियल पे होता है प्लस चार्ज और ये लोअर पोटेंशियल पे। ऐसे क्यों कह रहा हूं? आप लोग बता सकते हैं कि इसे हायर पोटेंशियल, इसे लोअर पोटेंशियल क्यों कह रहा हूं? आप लोग बता सकते हैं? कोई भी, एनीवन? Why this is at higher potential plus positively charged conductor is at higher potential and negatively charged conductor is at lower potential? वैल्यू तो नहीं मालूम पर हायर लोअर तो बता ही सकते हैं। क्यों इसको हायर बोल रहा हूं बताओ? किसी के पास है जवाब कि मैं क्यों हायर बोल रहा हूं? बोलो। किसी के पास जवाब है कि मैं इसे हायर क्यों बोल रहा हूं इसको, इससे? अक्षत, डायरेक्शन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ये सही है। पता नहीं बाकी सब ज्यादा एनर्जी, पॉजिटिव, क्या क्या नाटक कुछ भी सुनाते रहते हैं। बिल्कुल सही है। फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, याद करो। फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, याद करो। और वैसे भी एक और चीज, चलो ये तो हो गया,
मैं कहूंगा यहां पे कितना पोटेंशियल है, कहीं पे भी जानते हो प्लस का भी पोटेंशियल होगा यहां पर और माइनस का भी होगा यहां पे पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल कहीं भी सबके कारण होता है, याद करो। मैं कहूंगा यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, इस पर, तो कहोगे कि माइनस के कारण भी होगा यहां पर और इस प्लस के कारण भी होगा। अब बताओ यहां पे पोटेंशियल देखो, माइनस नजदीक है, प्लस दूर है, तो नेट यहां पे निगेटिव होगा कि नहीं यहां पर। और यहां पे देखो प्लस नजदीक है यहां पर और माइनस दूर है, तो बताओ यहां पे नेट प्लस वाला ज्यादा होगा कि माइनस वाला ज्यादा होगा, तो कहोगे प्लस वाला ज्यादा होगा यहां पोटेंशियल। यदि पोटेंशियल प्लस वाला ज्यादा होगा तो यहां पे प्लस पोटेंशियल, तो यहां पे प्लस पोटेंशियल यहां पे माइनस पोटेंशियल, ऐसे भी सही लग रहा है, ऐसे भी सही लग रहा है। अब अगली बात सुनो, कितनी अजीब सी बात है कि हम लोग आगे से पोटेंशियल डिफरेंस, सभी लोग सुन लो, पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम लोग आगे से भी लिखा करेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। रियली में कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या होता है, डेल्टा वी होता है। प्लस वाले में से माइनस वाला घटा होता है, डिफरेंस होता है दोनों प्लेट के बीच में, जिसको मैं V लिखा करूंगा। तो आगे से जब मैं V लिखा करूंगा तो उसे पोटेंशियल न माना जाए, उसे पोटेंशियल डिफरेंस माना जाए। अब कहेंगे सर ये डेल्टा V लिखने में क्या दिक्कत है, तो मैं कहता हूं ये भी जानो, कहीं डेल्टा V भी लिखा होगा, कहीं किसी क्वेश्चन में, कहीं पे किसी डेरिवेशन में, तो वो भी ठीक है। जानबूझ के इतना ज्यादा लिखना है हम लोगों को, इतनी बार लिखना है कि हम लोग चाहते हैं थोड़ा कम लिखा जाए, इसीलिए डेल्टा V की जगह V लिखा जाता है। आप समझ में आया? फिर से मैं ये कह रहा हूं कि सब जगह डेल्टा V लिखा जा सकता है कि नहीं, तो लिखा जा सकता है। क्वेश्चन ये लिखते क्यों नहीं है, उसका रीजन है डेल्टा V लिखने के बजाय कह दिया गया शुरू में कि भाई V लिखेंगे उसे डेल्टा V माना जाए। बड़ा पॉइंट है। दिस V इज नॉट पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अपोजिट साइन ऑफ कैपेसिटर। बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, हल्के फुल्के में मत लेना। मैं तो देखा हूं कि बोर्ड वाली तैयारी करके बच्चे आते हैं और पूछ दो Q बराबर CV में V क्या है, तो कहते हैं कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल केवल। दैट इज नॉट पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अपोजिट साइन। एक ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो तो, यदि हमको तो ये नहीं मालूम कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हमें तो नहीं मालूम कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पर एक चीज ध्यान रखो, यदि मैं प्लस Q और इस पे दे दिया, अब सुन लो ध्यान से, यदि मैं प्लस Q और दे दिया इस पे, प्लस Q और दे दिया इस पे, कर दिया कि और यहां पे 2 + 2Q कर दिया और यहां -2Q कर दिया, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ये जितनी है ना डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग ध्यान से, जो हम लोग यहाँ पे जो लेयर था ना, ये सब जगह दोगुना हो जाएगा। पहले DQ था यहाँ पर, यहाँ पे 2DQ हो जाएगा। इसका मतलब साफ है, यदि हम लोग पोटेंशियल V+ को ऐसे किए थे KdQ/R का समेशन किसी भी पॉइंट पे, KdQ/R R अलग अलग, -KdQ/R सब जगह क्या हो जाएगा, नाउ प्लस V डैश इज इक्वल टू, ये जो मैं बता रहा हूं वो सब बताते नहीं है ना,
सब जगह एक और Q दे देने से सब जगह लेयर भले ही नॉन यूनिफॉर्म है पर सब जगह 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा के डी क्यू बाई आर हो जाएगा। इसका मतलब 2v माइनस हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे 2v प्लस हो जाएगा और ये 2v माइनस हो जाएगा। यदि मैं कहूं कि अब डेल्टा v डैश क्या होगा तो 2v प्लस माइनस 2v माइनस बराबर 2v प्लस माइनस v माइनस दैट इज 2v। जो चार्जेस हैं वो सिमेट्रिकली ये हो जाएंगे। ये किताबों में बताया नहीं गया है, किताबों में बताते नहीं है कि डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, फिर से एक लेयर उसी पैटर्न में और चढ़ जाएगा, जहाँ जहाँ जितना जितना चार्ज होगा और वैसे ही बढ़ जाएगा। और यदि वैसे ही बढ़ जाएगा तो भले ही हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं पर 2 बाहर लेके देख सकते हैं। यहाँ से पता चलता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहां से पता चलता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसी को लोग हल्के में लिख के भाग गए हैं, सब जगह बताते नहीं है कि कैसे वन मोर लेयर इन सेम फैशन अरेंज्ड ऑन दिस कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर। यदि ऐसा है तो एक चीज अब क्लियर हो रहा है। क्या चीज धीरे धीरे क्लियर हो रहा है? सभी लोग देख लें, फाइनल बी बात हो रही है। अब ये देखो, यहां से बात होती है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब जब Q था तो V था, तो 2Q है तो 2V है, 3Q है तो 3V होगा, Q/2 करोगे तो V/2 होगा। सिंपल सा। यदि चार्ज को 2 गुना करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 गुना होगा। बस सिंपल सा। यहां से प्रोपोर्शनलिटी आती है, तब कहा गया Q बराबर CV। दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज कैपेसिटेंस of capacitor। This proportionality constant is known as capacitance of capacitor। बोलो, आप लोगों को ये समझ में आया कि Q बराबर CV। दिस मीन्स दैट C इज नथिंग बट व्हाट Q/V। Q/V। और आपको पता है, आपको मैं बता देता हूं, अब तो चीजें हो गई, फाइनलाइज हो गई लगभग। हर एक चैप्टर का बड़ा पॉइंट, अंतिम पॉइंट, हर एक चैप्टर का एक फंडामेंटल इक्वेशन, फार्मूला, लॉ होता है। चाहे ऑप्टिक्स हो, मॉडर्न हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, रेडियोएक्टिविटी हो, याद करना बड़ा अच्छा लगेगा ऐसे देखोगे तो साइंस को। कैपेसिटर का ये फंडामेंटल फार्मूला है। मतलब कहीं पे आपको सब्स्टिट्यूट करना, सीरीज, कॉम्बिनेशन, पैरेलल, दिस दैट, कहीं पे कोई दिक्कत हो, कहीं पे कोई चार्ज चले फील्ड कैपेसिटर के अंदर, कुछ हो, एनर्जी स्टोर, दिस दैट, इसको मत भूलना। मोस्ट यूजफुल, मतलब 95% जो इक्वेशन रिलेशन दिखेगा आपको यही होगा। Q बराबर CV, where Q is charge on capacitor of opposite sign on 2 conductors, C is capacitance and V is potential difference across terminals of capacitors of opposite sign plus and minus। C is ratio, और हम लोग अगले क्लास में देखेंगे दिस रेशियो इज इंडिपेंडेंट। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि दिस रेशियो
Q by V is independent of how much charge given to the conductors. Two conductors are the capacitor. ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है? इट्स ओके, फाइन, समझ में आया? तो चलिए, आज का क्लास हमें लगता है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा और प्रैक्टिकल बातें आपको ज्यादा लगी होंगी। और अब हम लोगों का शुरू होता है उस तरह की क्लासेस जो बाकी लोग नॉर्मली लेते हैं, है ना? ये हमारा थोड़ा ये क्लास अलग रहता है, इंट्रोडक्शन का हर बार देखते होंगे। अब हम लोग वो क्लास शुरू करेंगे जो आपके बोर्ड में जरूरत है, जो आपके आईटी पीएमटी में जरूरत है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरत। मैं इसको क्यों बोलता हूं, ये डायरेक्ट तो जरूरत नहीं है, पर इनडायरेक्ट, जिससे आप साइंस में इंटरेस्ट ले सकते हैं, को रिलेट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं चीजों को। इसलिए आज का क्लास ये ज्यादा जरूरी था। यदि आज का क्लास ये मैं ऐसे नहीं लिया होता तो शायद हो सकता है आप कम इमेजिन कर पाते, कम समझ पाते और पागल की तरह केवल करते रहते। मैं कईयों को, अच्छा मैं तो वैसे ही पढ़ा हूं, ऐसे तो नहीं पढ़ पाया क्योंकि ऐसे पढ़ाने वाला मेरी तरह नहीं था लेकिन हाँ, अपना फार्मूला यूज किया, थोड़ा बहुत इमेजिन करके आईटी क्वालिफाई किया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जैसे हमको पढ़ाया गया वैसे ही आपको पढ़ाया जाए, बल्कि और अच्छा आप करें आईटी पीएमटी में आप लोग। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा।